स्पोर्ट्स की दुनिया ऐसी है जहां एथलीट्स, कोचेज और टीम्स एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। एक और जहां कुछ खिलाड़ी जीतोड़ मेहनत करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पोडियम तक पहुंचने के लिए बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं। पर एक बार पकड़े जाने पर ऐसे खिलाड़ियों के करियर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ मशहूर एथलीट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बेईमानी के रास्ते पर चलते हुए जीत हासिल की। क्रैशगेट। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें अंजाम देने में महज चंद सेकंड्स ही लगते हैं, पर रेनॉल्ड की फार्मूला 1 टीम को जल्दी ही समझ आ गया कि छोटी से छोटी बेईमानी का अंजाम भी बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। स्पेनिश ग्रां प्री 2008 की 14वीं लैप में रेनॉल्ड रेसर नेल्सन पिकेट जूनियर रेस की 17वें मोड़ पर गलती से ट्रैक की बाउंड्री से टकरा गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इस क्रैश में नेल्सन को जरा सी भी चोट नहीं आई, पर फिर भी पीछे वाले रेसर्स को थामे रखने के लिए एक सेफ्टी कार को ट्रैक पर उतारा गया। किस्मत से सेफ्टी कार का आना नेल्सन के पार्टनर फर्नांडो अलोंसो के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद रहा और उन्होंने रेनॉल्ड को वो रेस जितवा दी। भले ये पूरी तरह से किस्मत का खेल रहा हो, पर आगे चलकर साफ होने वाला था कि रेनॉल्ड की शानदार जीत के पीछे किस्मत के अलावा भी किसी चीज का हाथ था। पर 2009 में नेल्सन को एक बार फिर से झटका लगा जब पूरे सीजन में जरा भी स्कोर न कर पाने की वजह से उन्हें टीम से निकाल दिया गया। इस फैसले से नाराज नेल्सन के पिता ने आरोप लगाया कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर फ्लेविया ब्रिएटोर और इंजीनियरिंग डायरेक्टर पैट साइमंड्स ने ही उनके बेटे से जानबूझकर क्रैश होने के लिए कहा था। कंपनी के इन दो आला अधिकारियों ने अलोंसो को जिताने के लिए नेल्सन की बलि चढ़ा दी और विरोध करने पर बेचारे को टीम से निकाल फेंकने की धमकी भी दी। उन्हें साफ तौर से निर्देश मिल रहे थे कि कार 14वीं लैप की 17वें टर्न पर क्रैश होनी चाहिए, क्योंकि उस जगह पर कोई क्रेन नहीं था जो क्रैश हुई कार को जल्दी से रास्ते से हटा सके। ऐसा करने से ट्रैक पर सेफ्टी कार का उतरना तय था, जिसके चलते अलोंसो को जीत एकदम मुफ्त में तोहफे की तरह मिल गई। प्रकरण की गहन जांच हुई, जिसके बाद रेनॉल्ड ने बेईमानी की बात स्वीकार करते हुए माफी मांगी और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने ब्रिएटोर एवं साइमंड्स के ऊपर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया। पर यकीन नहीं होता कि फ्रांस की अदालत ने साल 2010 में ये प्रतिबंध हटा लिया और साल 2013 आते आते वो दोनों फार्मूला 1 में फिर से कदम रखने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। सुनकर मूड खराब हो गया ना? चलिए कुछ देर के लिए उस गुस्से को किनारे रखिए और अगर आपको लगता है कि ब्रिएटोर को सख्त सजा मिलनी चाहिए तो लाइक बटन को जोर से दबाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि साइमंड्स पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। दोनों को हमेशा के लिए F1 रेसिंग से दूर करना चाहते हैं तब तो आपको दोनों ही बटन दबाने पड़ेंगे भाई। विल स्मिथ। भले ही उनका नाम मशहूर हॉलीवुड एक्टर से मेल खाता हो, पर मिलवॉकी ब्रूअर्स के भूतपूर्व पिचर विल स्मिथ के अंदर तारीफ लायक कोई खूबी नहीं है। क्यों? क्योंकि सन 2015 में ये चीटर बेसबॉल पिच पर बेईमानी करते हुए पकड़ा गया था। एटलांटा ब्रेव्स के विरुद्ध एक मैच के दौरान विरोधी टीम का ध्यान विल की तरफ गया, जिसकी वजह उनकी पिचिंग नहीं बल्कि उनके दाएं हाथ पे नजर आ रही कोई चिपचिपी सी चीज थी। साफ था कि ऐसा करके विल बॉल पर अपनी ग्रिप मजबूत करना चाहते थे। वैसे तो बेसबॉल के ज्यादातर टूर्नामेंट्स में ऐसे पदार्थों के इस्तेमाल की मनाही होती है, पर बहुत से प्लेयर चोरी छिपे अक्सर इन्हें इस्तेमाल करते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में जब ग्रिप बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। पर विल ये इतना काम खुल्लम खुल्ला कर रहे थे कि ब्रेव्स वालों ने 60 फीट दूर से अपने स्टैंड में बैठे बैठे ही उसे नोटिस कर लिया। वो चिपचिपी जेल टीवी पर एकदम साफ नजर आ रही थी और अंपायर जिम जॉयस ने विल की बाह को टच करते ही उन्हें गेम से बाहर कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, भरी पूरी भीड़ के सामने रंगे हाथों पकड़े जाने से विल काफी शर्मिंदा हुए और अपने स्टैंड में वापस जाने से पहले उन्होंने फील्ड में थोड़ा सा हंगामा भी किया। बाद में अपनी सफाई देते हुए विल ने बताया वो पदार्थ असल में सनस्क्रीन और रोजिन का मिक्सचर था, जिसे वो प्रैक्टिस के दौरान यूज करते थे, पर मैच में आने से पहले उसे साफ करना भूल गए। पर उनका ये बहाना काम नहीं आया और सजा में उनको 8 मैचेस का सस्पेंशन दे दिया गया। यानी बेचारे विल की योजना बुरी तरह से फेल हो गई भाई। मार्विन हिड्स। कहते हैं कि सॉकर या फुटबॉल एक बहुत ही खूबसूरत गेम है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि लोग इस खेल में बेईमानी नहीं करते। चीटिंग के कुछ मामले तो बहुत ही नाटकीय होते हैं, जैसे मामूली सा धक्का लगने पर जमीन पर किसी बच्चे की तरह लौटना या किसी खिलाड़ी को जानबूझकर अपने सिर से मार देना। वहीं कुछ मामलों को बड़े ही गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जाता है। यकीन ना हो तो ऑसबर्ग फुटबॉल क्लब के मार्विन हिड्स को ही पूछ लीजिए, जो कि सन 2015 में चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। कोन एफसी के स्ट्राइकर एंटनी मोडेस्ट को जब एक पेनल्टी शॉट मिला तो हिड्स गोल में वापस जाने से पहले पेनल्टी स्पॉट में अपने बूट को धंसाकर जोर से घूमे,
जिससे उस जगह की घास उखड़ गई। जैसे ही मॉडेस्ट बॉल को किक करने के लिए दौड़कर आगे बढ़े, उखड़ी हुई घास पर पैर फिसलने के कारण वे गिर पड़े और हिड्स ने गोल बचाकर ऑसबर्ग एफसी को मैच 1-0 से जिता दिया। वीडियो रेफरी ने जब हिड्स की हरकत को नोटिस किया तो उन्होंने उसे किसी बड़ी ही मामूली ही बात पर टालना चाहा, पर बाद में उन्होंने ट्विटर पर अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस माफी से जर्मन फुटबॉल लीग विनर्स बंडेसलीगा के अधिकारी तो संतुष्ट हो गए, पर हिड्स की मुसीबत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। ऑसबर्ग की उस पिच के बॉस ने हिड्स को 122 पाउंड का बिल भेजा ताकि पिच की मरम्मत में आने वाला खर्चा वसूला जा सके। माना कि ये रकम सालाना 10 लाख यूरो से ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी के लिए बूंद बराबर भी नहीं थी, पर समझौता हुआ कि क्लब को जुर्माना देने के बजाय ये रकम किसी चैरिटी को दान दी जाएगी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चीटिंग जैसी बुरी चीज से भी किसी का भला हो सकता है भाई। सैमी सोसा। बेसबॉल फैंस सैमी सोसा को 1990 के दशक में उनके द्वारा सेट किए गए बेहतरीन होम रन रिकॉर्ड के लिए शायद आज भी याद करते हैं, पर शिकागो कब्स का ये खिलाड़ी शायद उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए बेईमानी का सहारा ले रहा था। 2003 में सैमी टेम्पा बे डेविल्स के विरुद्ध मैदान में थे और उन्होंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि उनका बैट चकनाचूर हो गया। टुकड़ों को उठाने पर अंपायर ने पाया कि बैट की लकड़ी में कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए थे। उस वक्त माना जाता था कि बैट में कॉर्क लगाने से उसका वजन कम हो जाता है, जिससे बैट्समैन उसे तेजी से घुमाकर अपने होम रन लगाने की उम्मीदें बढ़ा सकता था, पर विज्ञान के जरिए अब ये बात साबित हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हल्के वजन का बैट शॉट की ताकत तो नहीं बढ़ाता, पर उसे महज एक क्षण के लिए डिले जरूर कर सकता है, जिससे बैट्समैन गेंद पर सटीक निशाना लगा पाता है। खैर जो भी हो, सैमी का बैट लीग बेसबॉल नियमों के विरुद्ध था और उन्हें तुरंत ही मैच से बाहर कर दिया गया। बाद में उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि वे इसी बैट से प्रैक्टिस करते हैं और गलती से उसे मैच में लेकर चले आए। पर इस सफाई से उनके निराश फैंस को जरा सी भी राहत नहीं मिली, क्योंकि उस खुलासे से सैमी के पिछले रिकॉर्ड्स पर भी सवाल खड़े हो गए। बात और भी इसलिए बिगड़ गई क्योंकि सैमी पहले स्लिम हुआ करते थे, पर हाल ही में वे एकदम हट्टे कट्टे गबरू हो गए, जिससे लोगों को शक हुआ कहीं वे प्रतिबंधित परफॉर्मेंस ड्रग्स का इस्तेमाल न कर रहे हों। अब सैनी पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ चुके थे। शुगर है, लीग बेसबॉल की एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन ने पाया कि सैमी द्वारा यूज किए जाने वाले पिछले 76 बैट में से किसी में भी कॉर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिससे उनकी सफाई सच साबित हुई। कई तरह के टेस्ट के बाद उनके शरीर में किसी भी तरह का प्रतिबंधित ड्रग्स भी नहीं पाया गया, फिर भी उन्हें 7 मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि ये 8 मैचों के प्रतिबंध की ओरिजिनल सजा से कम था। इस पूरे प्रकरण ने न सिर्फ सैमी के बैट बल्कि उनकी रेपुटेशन को भी चकनाचूर कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि जबरदस्त होम रन रिकॉर्ड धारण करने के बावजूद सैमी कभी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं हो पाए और अफसोस की शायद कभी हो भी नहीं पाएंगे। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले आते हैं झूठ बोलने वाले लोग, फिर आते हैं बेईमानी करने वाले, उसके बाद नंबर आता है साइकिलिस्ट लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग का। टूर डे फ्रांस को 7 बार जीतने वाला ये साइकिलिस्ट अपने पूरे करियर में प्रतिबंधित ड्रग्स इस्तेमाल करने की बात को इनकार करता रहा, पर सच्चाई आखिरकार बाहर आ ही जाती है। 2010 में आर्मस्ट्रॉन्ग के भूतपूर्व टीममेट फ्लोइड लैंडिस से उनका टूर डे फ्रांस 2006 खिताब वापस छीन लिया गया, क्योंकि वे ब्लड डोपिंग के विवाद में घिरे हुए थे। ब्लड डोपिंग में शरीर से ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा वाला खून निकालकर उसे कंपटीशन के दौरान इंजेक्शन से दोबारा शरीर में डाला जाता है। ऐसा करने से एथलीट की मांसपेशियों को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी परफॉर्मेंस में गैर कानूनी रूप से 4 चांद लग जाते हैं। पर लैंडिस ने सोचा कि मैं अकेला ही क्यों फंसूं, तो उन्होंने खुलासा किया कि आर्मस्ट्रॉन्ग भी इस प्रकरण में शामिल थे, क्योंकि इन दोनों राइडर्स को यूएस पोस्टल सर्विस स्पॉन्सर कर रही थी। इसलिए इन आरोपों की वजह से एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 2012 में आर्मस्ट्रॉन्ग के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो गई। उन्होंने सारे के सारे आरोपों को एकदम निराधार बताया, पर पुख्ता सबूत मौजूद होने के कारण उनके साथों टूर डी फ्रांस खिताब वापस छीन लिए गए। उन्हें साइकिलिंग से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो साल 2013 में आर्मस्ट्रॉन्ग ने ओपेरा में लाइव कन्फेस किया कि ये सच है कि वे सालों साल से बेईमानी करते चले आ रहे थे। In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. पर बात यहीं खत्म नहीं हुई और आर्मस्ट्रॉन्ग को अपनी बेईमानी के चलते भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा।
यूएस पोस्टल सर्विस आर्मस्ट्रॉन्ग को फ्रॉड के लिए अदालत में घसीट ले गई और उन्हें क्लेम सेटल करने के लिए 50 लाख यूएस डॉलर की बड़ी रकम अदा करनी पड़ी। पर क्या इतनी कड़ी सजा देना पूरी तरह से जायज था? पिछले 10 सालों में 100 से भी ज्यादा साइकिलिस्ट डोपिंग में पकड़े जा चुके हैं, पर आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा केवल अन्य 3 को ही आजीवन प्रतिबंध झेलना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या लांस को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए या उनके साथ जो हो रहा है सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। विंचेंजो निबाली। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की करतूतों के चलते साइकिलिंग को अब चीटर से भरा हुआ एक स्पोर्ट माने जाने लगा था, लेकिन खड़ी चढ़ाई की कठिनाई और तेज रफ्तार की चाह ने चीटिंग के और भी शातिर तरीकों को जन्म दिया, जिनमें ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ऐसा ही एक तरीका अपनाया साइकिलिस्ट विंचेंजो निबाली ने। 2014 के टूर डे फ्रांस का खिताब जीतने वाले विंचेंजो 2015 की वेल्टा एस्पाना रेस के दौरान गिर पड़े थे और रेस को लीड करने वालों से काफी पीछे रह गए थे। तभी एक टीम कार उनके पास आई और कुछ ऐसा हुआ जिसे पेशेवर साइकिलिस्ट स्टिकी बॉटल कहते हैं। इसे तब अंजाम दिया जाता है जब राइडर बिना साइकिल रोके अपनी टीम कार से ड्रिंक प्राप्त करते हैं। राइडर को बोतल थमाते वक्त कार में बैठा व्यक्ति उसे कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स के लिए पकड़े रखता है, जिससे राइडर की रफ्तार में इल्लीगल तरीके से इजाफा हो जाता है। लगता है विंचेंजो बहुत ही ज्यादा प्यासे थे, क्योंकि वे कार से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत से पेशेवर राइडर चोरी छुपे ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, पर विंचेंजो तो एकदम खुल्लम खुल्ला बेईमानी करने पर उतारू थे। उनकी यह हरकत आसमान में मंडरा रहे एक ड्रोन में कैद हो गई और उन्हें तुरंत रेस से बाहर कर दिया गया। विंचेंजो और कार में मौजूद टीम के डायरेक्टर अलेक्जेंडर शेफर को सजा के तौर पर महज 200 पाउंड डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा। वैसे इस ट्रिक को लगभग सभी साइकिलिस्ट यूज करते हैं, तो क्या ये फैसला सही था या आपके हिसाब से विंचेंजो को उनकी बेईमानी के लिए और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? सेल एलसी। फुटबॉल जगत के ज्यादातर बड़े स्कैंडल डोपिंग, कम हवा वाली फुटबॉल या मैच फिक्सिंग जैसे मामलों से जुड़े होते हैं, पर 2010 में न्यूयॉर्क जेट्स के फ्रैंक कोच सेल एलसी ने मैदान में बेईमानी करने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज निकाला। मियामी डॉल्फिन्स के विरुद्ध खेले जाने वाले एक मैच के दौरान सेल ने डॉल्फिन्स के गनर नोलन कैरल को लंगड़ी लगाकर साइड लाइन पे गिराने की कोशिश की। शुक्र है कैरल को जरा भी चोट नहीं आई और वे तुरंत ही मैच में वापस आ गए। पर सेल की काली करतूत को CBS स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स की शातिर निगाहों ने पकड़ लिया, जिसके बाद वे जमकर लताड़े गए। Watch the knee here being stuck out on purpose to trip up Nolan Carroll. Not sure who that person is, but they should be ashamed of themselves for that type of action. That has no place. लगता है सेल पर उन शब्दों का गहरा असर पड़ा था, शायद इसीलिए अगले दिन उन्होंने आगे आकर खुद ही अपनी करतूतों पर पछतावा जाहिर करते हुए माफी मांग ली। NFL वाले सेल के लिए उचित सजा के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी खुलासा हुआ कि उन्होंने जेट्स के एक्स्ट्रा प्लेयर्स को पूरे गेम के दौरान साइड लाइन पर दीवार की तरह सटकर खड़े रहने के लिए कहा था, जिसके चलते विरोधी टीम को पार पाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। गलत आचरण के इतने सारे मामले सामने आने के बाद सेल पर $25,000 का जुर्माना हुआ और उन्हें बिना तनख्वाह के सीजन के बचे हुए हिस्से के लिए सस्पेंड कर दिया गया। साल 2011 में उन्होंने न्यूयॉर्क जेट्स से इस्तीफा दे दिया और तब से आज तक NFL में दोबारा भाग नहीं लिया। सोचो, किसी समय पर बंदा मेरी और आपकी तरह मासूम हुआ करता था, पर फिर इसने एक दौड़ते हुए खिलाड़ी के सामने टांग लगाकर अपनी वजीयत करवा ली। ब्रेट येज मेंजील। भूतपूर्व NFL क्वार्टरबैक जॉनी मेंजील अपनी बीवी से बेवफाई करने की वजह से अभी हाल ही में सुर्खियों में छाए हुए थे, लेकिन अगर कुछ समय पीछे फरवरी 2019 की बात करें तो उनकी बीवी ब्रेट येज मेंजील भी चीटिंग के चलते सुर्खियों में थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ प्रण ही नहीं बल्कि नियम भी तोड़े थे। पेशे से फिटनेस और इंस्टाग्राम मॉडल येज ने साल 2019 में रन लाइक अ डीवा हाफ मैराथन में पार्ट लिया और 2 लैप की रेस 1 घंटे 58 मिनट में पूरी की, वो भी बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के। आम महिला धावकों की औसत मैराथन टाइमिंग 2 घंटे 24 मिनट है, जिस लिहाज से येज की टाइमिंग काफी शानदार थी। पर लोगों ने जब उनकी माइल स्प्लिट टाइमिंग पर गौर किया तो सच्चाई कुछ और ही थी। रेस के 6.4 मील उन्होंने 1 घंटे 31 मिनट पर पूरे किए, लेकिन उसके मात्र 27 मिनट बाद ही उन्होंने 13.1 मील की पूरी रेस कंप्लीट कर ली। ऐसा तभी मुमकिन है जब टीएज रेस के आखिरी 6.7 मील को 4 मिनट प्रति मील की दर से तय कर दी। अंदाज के लिए बता दें कि किसी महिला द्वारा सबसे कम समय में मील तय करने का विश्व रिकॉर्ड 4 मिनट 12 सेकंड है, और वो भी सिर्फ 1 मील के लिए। यानी टीएज ने इस रिकॉर्ड को 1 नहीं बल्कि 6 बार तोड़ा, वो भी तब जब वे पहले ही 6 मील से ज्यादा दौड़ चुकी थी। ये सब बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के। वाह, ये तो साफ था कि टीएज ने किसी तरह की चालाकी जरूर की थी।
पर उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पर 11वीं मील के बोर्ड की ये तस्वीर पोस्ट की। अगर उन्होंने रेस का पूरा रास्ता नहीं तय किया तो फिर ये तस्वीर कैसे ली? उनकी तमाम सफाई के बावजूद इंटरनेट के जासूसों ने दावा किया कि टीएस ने रेस की एक ही लैप पूरी की थी और हर मील के बाद वे बोर्ड की तस्वीर लेती रहीं। पहली लैप के बाद वो शायद गलती से बाईं ओर मुड़ गईं, जबकि दूसरी लैप शुरू करने के लिए उन्हें दाएं तरफ मुड़ना चाहिए था। टीएस ने शेखी बघारते हुए और भी कई पोस्ट डाले जो अब डिलीट हो चुके हैं, पर उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी, जिसके चलते दुनिया इस फिटनेस मॉडल को एक नंबर की चीटर मानने लगी। पूरा का पूरा परिवार ही एक जैसा है क्या मेरे भाई? एंटोनियो मार्गरितो। आप सोचते होंगे कि बॉक्सिंग के खेल में बेईमानी कर पाना लगभग नामुमकिन होता होगा, क्योंकि फाइटर्स पर बहुत ही बारीकी से नजर रखी जा रही होती है, लेकिन हजारों आंखें और बेहतरीन कैमरा मिलकर भी अक्सर बारीक डिटेल्स को नहीं पकड़ पाते। और मिगेल कोटो का सम्मान और चेहरा दोनों ही साल 2008 में इसी कारण से चोटिल हुआ। मिगेल लास वेगस के MGM ग्रैंड मैच के दौरान एंटोनियो के विरुद्ध रिंग में उतरे। एंटोनियो बेहद ही आक्रामक दिख रहे थे, पर मिगेल को जरा सी भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वे पिछले 33 मैचों में लगातार जीतते चले आ रहे थे और इस मैच में भी सब उन्हीं की जीतने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन 11 राउंड्स के बाद मिगेल लहूलुहान हो चुके थे। एंटोनियो आगे बढ़ते गए और अंत में चैंपियन घोषित हुए। बॉक्सिंग की दुनिया इस जबरदस्त हार को देखकर दंग रह गई, लेकिन राज खुला 6 महीने बाद जब एंटोनियो शेन मोजली के खिलाफ मैदान में उतरे। इससे पहले कि एंटोनियो अपने ग्लव्स चढ़ा पाते, किसी ने देखा कि उनके हाथों पर बंधी पट्टी पर किसी अजीब से पीले पाउडर जैसा दाग था। रेफरी ने उन पट्टियों को काट कर जांच के लिए लैब भेजा, जहां पता चला कि वो पदार्थ असल में जिप्सम था, जो पसीने जैसे किसी लिक्विड के संपर्क में आने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जी हाँ, वही कड़ा पदार्थ जिसे डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने में यूज करते हैं। साफ था कि वो बेईमानी करके अपने विरोधी को ईंट जैसे सख्त मुक्के मारना चाहते थे, पर वो ऐसा पहली बार नहीं कर रहे थे। मिगेल के विरुद्ध खेले गए मैच के फुटेज में भी उनके हाथों पर वो पाउडर नजर आ रहा था और आखिरकार मिगेल की जबरदस्त हार की वजह साफ हो गई। एंटोनियो के कोच हावियर कैपिटेलो भी इस पूरे प्रकरण में उनके साथ शामिल थे और दोनों का लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। पर मिगेल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और उन्होंने एंटोनियो को 2011 में उनका लाइसेंस रिस्टोर होने पर मुकाबले के लिए ललकारा। उस मैच में मिगेल की टोटल नॉकआउट जीत हुई। आखिरकार जैसे को तैसा मिल ही गया, वो भी कुछ एक्स्ट्रा मुक्कों के साथ। लुई रेस्टो। अफसोस, एंटोनियो बॉक्सिंग रिंग में बेईमानी करने वाले इकलौते खिलाड़ी नहीं थे। साल 2019 में लुई रेस्टो अजय माने जाने वाले चैंपियन बिली कॉलिंस के सामने रिंग में उतरे, लेकिन मात्र 10 राउंड्स के बाद ही रेस्टो जीत गए और कॉलिंस को देखकर लग रहा था मानो वे मरते मरते बचे हों। उनकी आंखें सूजकर बंद हो चुकी थीं और आंख की चोट की वजह से उनकी नजर हमेशा हमेशा के लिए ब्लर हो गई। लेकिन जब बिली के फादर और ट्रेनर बिली कॉलिंस सीनियर ने रेस्टो से हाथ मिलाया तो पाया कि रेस्टो के ग्लव्स बहुत ही हल्के और पतले मालूम पड़ रहे थे। These gloves. You can't hold it, commissioner. All depends on him, damn gloves. All depends on him, goddamn gloves. न्यूयॉर्क स्टेट बॉक्सिंग कमीशन ने जांच में पाया कि रेस्टो के कोच पनामा लुई ने उनके दोनों ग्लव्स में से 1 आउंस पैडिंग निकाल दी थी, जिससे रेस्टो के मुक्के कॉलिंस को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहे थे। इसीलिए कॉलिंस मैच के बाद एकदम अधमरे से नजर आ रहे थे। कमीशन ने यह भी पाया कि रेस्टो अपने कोच के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जानते थे। कोच का बॉक्सिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और रेस्टो को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पर उन दोनों की बेईमानी के किस्से बस इतने पर खत्म नहीं होते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेस्टो ने खुलासा किया कि वे अपने हाथों को प्लास्टर ऑफ पेरिस में भीगी पट्टियों में लपेटते थे, यानी एंटोनियो की तरह रेस्टो भी अपने विरोधी को बिना पैडिंग वाले ग्लव्स के नीचे छिपे सख्त प्लास्टर वाले मुक्कों से कूटकर भुरता बना रहे थे। कोच और चेले दोनों पर अटेम्प्ट टू मर्डर, आपराधिक षड्यंत्र और गैर कानूनी हथियार बनाने का मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन्हें तीनों मामलों में दोषी करार देते हुए 2.5 साल की सजा सुनाई। बेचारे, बेईमानी वाले ग्लव्स उतारने के बाद दोनों मक्कार जरा देर भी मैदान में नहीं टिक पाए। रोमानो फेनाटी। अपने गुस्से को काबू में रखना भी किसी पेशेवर एथलीट के विभिन्न गुणों में से एक है, पर मोटरसाइकिलिस्ट रोमानो फेनाटी शायद इस बात को नहीं मानते। 2018 की सैन मारिनो मोटो2 रेस के दौरान फेनाटी के प्रतिद्वंदी स्टेफानो मांजी ने जब उन्हें आक्रामक ढंग से ओवरटेक किया तो फेनाटी को गुस्सा आ गया और बदले के लिए उन्होंने आज तक की सबसे वाहियात और खतरनाक चीटिंग ट्रिक का सहारा लिया। दोनों रेसर जब 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे थे तो फेनाटी ने झुककर मांजी की बाइक की अगली ब्रेक दबा दी। इस बेवकूफी भरी हरकत के चलते मांजी क्रैश हो सकते थे और उनकी जान भी जा सकती थी, पर फेनाटी को लगा कि वो क्षण भर में लिए गए अपने इस फैसले का अंजाम भुगतने से बच जाएंगे। वो तो शुक्र है कैमरा का जिसने उनकी ये घटिया हरकत कैद कर ली।
उन्हें तत्काल डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ उनका रेसिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और मैरिनेली स्नाइपर ने उनके साथ अपना करार भी खत्म कर दिया। फिनाटी का ये बैड कंडक्ट इतना ज्यादा सीरियस था कि इटली की न्यायपालिका उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चलाने पर भी विचार कर रही थी। बाद में उन्होंने अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदगी जाहिर की, पर उनकी इस माफी पर बहुत ही कम लोगों को यकीन हुआ होगा, क्योंकि ये बेईमान पहले भी रेस के दौरान अपने विरोधियों की बाइक पर लात मार चुका है और फिनिश लाइन पर उनके इंजन ऑफ कर चुका है। मेरे हिसाब से तो उसने सिर्फ इसलिए माफी मांगी क्योंकि इस बार वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। एलेजांड्रो एड्रियोली। समय के साथ साथ बेईमानी करने के तरीके भी काफी गूढ़ एवं जटिल होते जा रहे हैं, पर इन बेईमानियों को पकड़ने वाली टेक्नोलॉजीज भी उतनी ही तेजी से विकसित हो रही है। और ये बात साइक्लिस्ट एलेजांड्रो एड्रियोली को एक कड़े सबक के बाद पता चली। 53 साल के एलेजांड्रो ने बीडी जोल इटली में जुलाई 2017 में आयोजित किए गए एक एमेच्योर या गैर पेशेवर साइकिलिंग इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की, लेकिन फिनिश लाइन क्रॉस करने के तुरंत बाद ही रेस के अधिकारियों ने उन्हें लाल झंडा दिखा दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऑर्गेनाइजर्स रेस में चीटिंग को रोकने के लिए एक नए हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि एक थर्मल कैमरा था। ये नई टेक्नोलॉजी साइकिल के अंदर पैदा होने वाली संदेहास्पद गर्मी का आसानी से पता लगा लेती थी, जिसकी मदद से साइकिल में छिपी गुप्त इलेक्ट्रिक मोटर्स को पकड़ा जा सकता था। बदकिस्मती से एलेजांड्रो की साइकिल ऑर्गन 18 का सीट ट्यूब थर्मल कैमरा पर एकदम किसी क्रिसमस ट्री की तरह जगमगाने लगा, जिसके बाद अधिकारियों ने उनकी साइकिल का निरीक्षण करना चाहा, पर इससे पहले कि एलेजांड्रो की साइकिल के पार्ट्स खोले जाते उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली और रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। इस टेक्नोलॉजी ने चीटिंग को बहुत हद तक खत्म कर दिया है, पर ये इतनी एक्यूरेट नहीं है कि एकदम यकीन के साथ इल्जाम को साबित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर 2016 में थर्मल कैमरा की रीडिंग्स के बेस पर स्लोवेनियन राइडर प्रिमोज पर स्ट्राड बियांचे रेस में चीटिंग करने का आरोप लगाया गया। उनकी बाइक की थर्मल इमेजेस पर नजर आ रहे हॉटस्पॉट से ऐसा लग रहा था कि पिछले पहिए में मौजूद कोई चीज बहुत ज्यादा हीट पैदा कर रही थी, जो महज फ्रिक्शन द्वारा पैदा होने वाली हीट से कहीं ज्यादा थी। उनकी बाइक में छुपी हुई मोटर की तलाशी लिए बगैर ही उन तस्वीरों को नेशनल टीवी पर प्रसारित किया गया ताकि पूरा देश उन्हें जज कर सके। बहुत से लोगों को लगा कि प्रमोज ने मैकेनिकल डोपिंग की है, पर उन्होंने किसी भी आरोप को मानने से इनकार कर दिया। फिर भी उनके ऊपर और भी कई सवाल खड़े किए जाने लगे। पिछले महीने ही उन्होंने जीरो डी इटालिया टाइम ट्रायल रेस के ठीक पहले संदेहास्पद तरीके से अपनी बाइक चेंज की थी, यानी उस रेस में भी ये चेक नहीं किया गया था कि उनकी साइकिल में कहीं कोई मोटर न छिपी हो। भले ही उन पर लाख आरोप लग रहे हों, पर सिर्फ थर्मल तस्वीरों के दम पर ये कभी नहीं साबित किया जा सका कि उन्होंने खेल के किसी नियम का उल्लंघन किया था। पर आपको क्या लगता है, क्या रोग्लिच ने सचमुच चीटिंग के लिए किसी हिडन मोटर का सहारा लिया था? क्या आप चीटिंग करने वाले किसी और एथलीट के ऐसे किस्सों से वाकिफ हैं? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आएं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।